कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में। अमेरिका पर एक सख्त और तानाशाही जैसी मीडिया कंपनी नेटवर्क का राज होता है। ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं होते, इसीलिए नेटवर्क उनको हिंसक गेम शो दिखाकर उनका ध्यान भटकाए रखता है। सबसे मशहूर शो है द रनिंग मैन, जिसमें खिलाड़ियों को 30 दिन तक नेटवर्क के शिकारी या साधारण नागरिकों से बचकर जिंदा रहना होता है। इनाम है पूरा $1 बिलियन, लेकिन आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। बैन एक आम मजदूर है जिसकी अभी अभी नौकरी चली गई है। यूनियन में एक्टिव होने की वजह से उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया, इसलिए अब कोई उसे नौकरी नहीं देता। उसकी बेटी कैथी बीमार है और बेन को दवाइयों के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। घर पर शीला देर से आती है और बताती है कि वो ज्यादा पैसे लाने के लिए बार में एक और शिफ्ट करेगी। बेन को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि बार में अजीब अजीब लोग रहते हैं। बेन कहता है कि वो गेम शो में हिस्सा लेकर पैसे लाएगा, लेकिन शीला को यह पसंद नहीं क्योंकि जाहिर है गेम शो के खिलाड़ी ज्यादातर घायल हो जाते हैं। बेन उसे भरोसा दिलाता है कि वो सिर्फ एक आसान वाला कॉमर्स शो करेगा। अपने छोटे से गरीब मोहल्ले से निकलकर बेन अमीर इलाकों की तरफ जाता है। वहाँ के गेट पर वो गार्ड्स को बताता है कि वो नेटवर्क ट्राईआउट्स के लिए आया है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। स्टेशन पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। सभी गरीब लोग चुने जाने की उम्मीद में खड़े हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी गिरने लगता है। वो कहता है कि वो खेल सकता है। जब वो बेहोश होकर गिरता है तो बेन उसे पकड़ लेता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन गार्ड्स उसको लाइन से हटने पर डांटते हैं और उसे पीट कर वापस भेज देते हैं। फ्रंट डेस्क पर बेन को पता चलता है कि उसकी फाइल में इनसुबॉर्डिनेशन यानी अवज्ञा का नोट लगा है, जिससे गुस्से में वह स्क्रीन पर मुक्का मार देता है। उसे एक ब्रेसलेट दिया जाता है और लिफ्ट नंबर 6 में भेजा जाता है, जहां खिलाड़ी टिम और जेनी उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। सबको यूनिफॉर्म दी जाती है और बहुत सारे शारीरिक टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे चढ़ाई करना, सीवर में दौड़ना वगैरह। बेन हमेशा टिम की मदद करता है ताकि वो भी पास हो सके। ब्रेक के दौरान एक गार्ड बेन को सजा देने आता है, लेकिन बेन उसके हमले को बिना डर के रोक देता है। इसके बाद दिमागी टेस्ट होते हैं, शब्द जोड़ना, तस्वीरों के मतलब बताना वगैरह। बेन हर सवाल का जवाब ताने मार कर देता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक कहता है कि वह अब तक का सबसे गुस्सैल खिलाड़ी है। फाइनल राउंड में पहुंचे खिलाड़ियों को उनके गेम शो के हिसाब से रंगीन जंपसूट दिए जाते हैं। बेन, टिम और जेनी को लाल जंपसूट मिलता है जिस पर निशाने बने हैं, मतलब उन्हें रनिंग मैन में भेजा जा रहा है। इसके बाद बेन की मुलाकात प्रोड्यूसर डैन से होती है। बेन कहता है कि वो कोई और शो करना चाहता है, लेकिन डैन उसे मनाने के लिए $1000 का बोनस देता है और बताता है कि बाकी शो इतने पैसे नहीं कमाते। रनिंग मैन में तो हर दिन जिंदा रहने पर पैसे मिलते हैं और चूंकि बेन ब्लैकलिस्ट है, उसे कोई और नौकरी भी नहीं मिलेगी। अपनी बेटी और परिवार को सोचकर बेन आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद एक एजेंट फैमिली अलायंस से आता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेटवर्क बेन के परिवार को सुरक्षा देगा। उन्हें एक सुरक्षित घर में शिफ्ट किया जाएगा और उनका नया नकली नाम होगा। बेन अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक आखिरी कॉल की अनुमति मिलती है। फोन पर बेन शीला को बताता है कि वो रनिंग मैन कर रहा है, लेकिन वादा करता है कि वो इस बार जरूर जीतेगा। उस रात बेन को एक आलीशान प्राइवेट कमरे में रखा जाता है। एजेंट उसे शीला का भेजा हुआ लिफाफा देता है। उसमें एक फैमिली फोटो होती है और कैथी के मोजे में रखा उसका छोटा सा गुड लक चार्म भी। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया जाता है। यह ब्रेसलेट उसे बताता है कि उसके पास कितना समय बचा है और अब तक उसने कितना पैसा कमाया है। शो शुरू होता है और होस्ट बॉबी बेन को स्टेज पर बुलाता है। बॉबी लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि बेन पहले डिफेंस नेटवर्क में सिक्योरिटी में काम करता था और उसने गुप्त जानकारी बेचते हुए पकड़ा गया था। स्क्रीन पर तो नकली वीडियो भी चलाया जाता है। बेन सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि दुनिया सोचती है कि रनिंग मैन अपराधियों को सजा देने का तरीका है। उन्हें नहीं पता कि खिलाड़ी असल में मजबूर लोग होते हैं। अगर कोई आम नागरिक किसी खिलाड़ी की लोकेशन बताता है तो उसे पैसे मिलते हैं। बॉबी जब बेन से उसके आखिरी शब्द पूछता है तो बेन गुस्से में उसे गालियां देता है और कहता है कि वो जिंदा रहेगा और इस बिल्डिंग को जला देगा। सभी खिलाड़ियों की एंट्री के बाद बॉबी नियम बताता है। सभी को पहले से $1000 दिए जाते हैं और 12 घंटे की बढ़त। 5 हंटर अगले दिन निकलेंगे। खिलाड़ियों को हर दिन 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। अगर वे आधी रात से पहले वो टेप तय बॉक्स में नहीं डालते तो वो पैसा जीतने से बाहर हो जाएंगे, लेकिन हंटर उन्हें फिर भी मारने आएंगे। हंटर्स को दिखाने के बाद तीनों खिलाड़ियों को अलग अलग एलिवेटर में भेजा जाता है। बेन एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है जहां उसे कैमरा, थोड़े पैसे और सामान्य कपड़े मिलते हैं। वो कपड़े बदलकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर वो टैक्सी लेता है, लेकिन ड्राइवर उसे पहचान जाता है और सेल्फी मांगता है। बेन मना करता है तो ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो लोगों से अच्छे से नहीं मिला तो वे उसे रिपोर्ट कर देंगे। बेन गाड़ी से उतरकर दौड़ना शुरू कर देता है। आखिर में वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता है, जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन उसे बताता है कि उसे 2 नकली आईडी और एक हथियार चाहिए।
मॉली पहले गुस्सा हो जाता है क्योंकि गेम के दौरान बेन का यहाँ आना उसे मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन जैसे ही उसे कैथी की बीमारी का पता चलता है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बेन का मेकओवर किया जाता है और उसे नए नाम वाली नकली आईडी मिल जाती है। मॉली उसके सारे सामान को एक सूटकेस में भर देता है ताकि बेन बिजनेसमैन लगे। वह उसे चेतावनी देता है कि स्लम वाले इलाके में मत जाना क्योंकि वहाँ के लोग भी पैसे के लिए उसे बेच देंगे। भीड़ में खो जाना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। सुबह होते ही बेन ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। हर तरफ तीनों खिलाड़ियों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगे होते हैं। वो न्यूयॉर्क की टिकट खरीदकर ट्रेन में बैठ जाता है। ठीक उसी समय ब्रेसलेट घोषणा करता है कि हंट शुरू हो गया है। एक बच्चा उससे बात करने की कोशिश करता है और बेन उसे डराता है, लेकिन वो तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि बेन की नकली मूंछ गिर रही है। न्यूयॉर्क पहुंचकर बेन एक अच्छे होटल में कमरा लेता है। रिसेप्शनिस्ट देखता है कि उसके आईडी पर मूंछ है लेकिन चेहरे पर नहीं, तो बेन कहता है कि उसने अभी अभी शेव की है। कमरे में वो अपने कपड़े बदलता है और दीवार ढककर खुद के सोने का वीडियो रिकॉर्ड करता है। शाम को वो टेप बॉक्स में डाल देता है। आधी रात को ब्रेसलेट बताता है कि उसे पहला बोनस मिल गया है। इसी दौरान हंटर्स मॉली को पकड़ लेते हैं और उसे यातना देकर नकली आईडी पर लिखा नाम जान लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हंटर्स बेन के कमरे में घुसकर गोली चलाते हैं, लेकिन बेन उसी समय डरकर सपने से उठ जाता है। टीवी पर अब कैमरा टिम को फॉलो कर रहा है जो दुकान में एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। जैसे ही टिम बाहर आता है, हंटर्स उसे तुरंत सिर में गोली मार देते हैं। बेन 3 और दिनों के लिए होटल का कमरा बुक कर लेता है। अपने सारे सामान को एक नॉर्मल बैग में डालकर खिड़की से नीचे कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर होटल के मुख्य दरवाजे से सामान्य तरीके से बाहर निकलकर बैग उठाता है और बस लेकर बॉस्टन जाता है। वहाँ वह पुराने कपड़े और एक हॉस्टल की चाबी एक गरीब आदमी से खरीदता है। हॉस्टल में चुपके से घुस जाता है और एलिवेटर में चढ़ता है, लेकिन आउट ऑफ सर्विस वाला बोर्ड गिरने के कारण उसे पता नहीं चलता। एलिवेटर दूसरी मंजिल के बीच में अटक जाता है। बेन ऊपर चढ़कर तीसरी मंजिल तक पहुंचता है जहाँ उसका कमरा है। कमरे की अलमारी के डिब्बे में उसे च्यूइंग गम, सिगरेट और एक ग्रेनेड मिलता है। वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और ब्रेसलेट उसे टेप जमा करने की याद दिलाता है, लेकिन बॉक्स के पास बहुत लोग खड़े होते हैं, इसलिए वो इंतजार करता है। वह नहाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बॉक्स के पास खड़ा एक आदमी व हंटर है। हंटर्स ऊपर आने लगे हैं। जैसे ही एक इंसान बाथरूम से निकलता है, उसका दरवाजा बेन को छुपा लेता है और हंटर उसे देख नहीं पाता। हंटर कमरों की तलाशी लेने लगता है। बेन मौका पाकर बाथरूम में जाता है, खिड़की चेक करता है, लेकिन वह बंद होती है। वह बिना अपना बैग लिए निकल नहीं सकता, इसलिए वह दीवार का एक लोहे का पाइप तोड़ता है, शीशा फोड़ता है और शीशे के टुकड़े को गम से पाइप पर चिपका देता है। कॉरिडोर में बेन इस शीशे का इस्तेमाल करके देखता है कि हंटर्स कहाँ खड़े हैं। वह सीढ़ियों की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि उसने बेन को दूसरी मंजिल पर भागते देखा है, और उसी अफरा तफरी में खुद ऊपर छत पर पहुंच जाता है। वहां से वह चमकते साइन बोर्ड की वायर पकड़कर नीचे अपने कमरे तक उतरता है। फिर वह खिड़की तोड़कर कमरे में वापस घुस जाता है। हंटर्स आवाज सुन लेते हैं और वापस आ जाते हैं। इतने में बेन जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता है और अपना सामान उठा लेता है। तभी वे दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बेन तुरंत खिड़की से कूदकर फिर उसी केबल को पकड़ लेता है। उसके वजन से साइन बोर्ड मुड़ने लगता है और नीचे सड़क पर एक हंटर उसका इंतजार कर रहा होता है, इसलिए बेन मजबूरी में सामने की दूसरी खिड़की से अंदर कूद जाता है। नेटवर्क का ड्रोन अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बेन भागता हुआ कॉरिडोर में जाता है और हंटर्स उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। बेन किसी तरह एलिवेटर तक पहुंचता है और ड्रोन को पकड़कर उसे कंट्रोल पैनल पर पटक देता है, जिससे रिकॉर्डिंग टूट जाती है और एलिवेटर फिर से काम करने लगता है। लॉबी में पहुंचते ही एक हंटर उसके सामने आ जाता है, तो बेन उस पर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन हंटर उसको लात मारकर वापस बेन की तरफ फेंक देता है। बेन तुरंत ग्रेनेड उठाता है और ऊपर छत में बने छेद से ऊपर की ओर फेंक देता है। धमाका होता है और एलिवेटर टूटकर बेसमेंट में गिर जाता है। बेन के पास सिर्फ एक छोटी सी माचिस रहती है, इसलिए वह ज्यादा रोशनी पाने के लिए एक मैगजीन को जलाता है। चलते चलते वह गलती से एक रस्सी को भी जला देता है। जब मैगजीन हाथ से छूट जाती है, आग और फैल जाती है। हंटर्स कॉरिडोर में हो, इससे पहले बेन कुछ फर्नीचर दरवाजे के सामने खिसका देता है ताकि वे अंदर ना आ सके। फिर वह चूहों के पीछे पीछे सीवर में कूद जाता है। हंटर्स गोलियां चलाते हैं और गैस पाइप फट जाता है, जिससे बेसमेंट में बड़ा धमाका होता है। आग टनल तक पहुंच जाती है, तो बेन को खुद को बचाने के लिए सीवर के गंदे पानी में कूदना पड़ता है। ऊपर पूरी बिल्डिंग धमाके में उड़ जाती है। सड़क पर बाहर निकलते ही स्टेसी नाम का एक आदमी बेन के पास। बेन उसे धमकाता है, लेकिन स्टेसी कहता है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। एक गली में इंतजार करते हुए बेन अपना ब्रेसलेट चेक करता है और देखता है कि धमाके में कई लोग मरने की वजह से उसकी कमाई काफी बढ़ गई है। कुछ देर बाद स्टेसी अपने भाई ब्रैड को लेकर आता है, जो बेन को अपने घर ले जाता है और खाना खिलाता है। ब्रैड के घर में भी एक बीमार बच्चा है, लेकिन फिर भी वह बेन से पैसे नहीं लेता, क्योंकि वह भी सरकार का विरोधी है। फिर ब्रैड बेन को अपना गुप्त वीडियो रूम दिखाता है, जहां वह रनिंग मैन शो की सच्चाई वाली वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता है। वह समझाता है कि खिलाड़ी तभी पकड़े जाते हैं जब वे लोगों के बीच आते हैं, इसलिए सबसे जरूरी है पूरी तरह छिपे रहना।
ब्रैड चाहता है कि बेन कुछ दिनों तक यहीं छुपकर रहे और आखिरी दिन जीतने का पूरा प्लान बनाए। अगले दिन बेन उस इलाके में होने वाले भयानक अपराधों के बारे में जानता है जिन्हें सरकार छुपा लेती है। गुस्से में वह एक वीडियो बनाता है जिसमें लोगों को बताता है कि सरकार उनके बच्चों को मार रही है। शाम को शो में बॉबी बहुत सारे बच्चों के साथ आता है और कहता है कि ये बच्चे उस धमाके में अनाथ हुए हैं। फिर वह बेन का वीडियो इस तरह एडिट करके दिखाता है कि लगे जैसे बेन इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। बेन कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन ब्रैड की माँ उससे नाराज होकर उसे घर से निकाल देती है। फिर भी ब्रैड और स्टेसी हार नहीं मानते। वे बेन को कार के ट्रंक में छुपाकर बाहर ले जाते हैं। तभी 2 बाइक वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और कार पर गोली चलाने लगते हैं। बेन ट्रंक खोलकर एक औजार फेंकता है जिससे एक बाइकर गिर जाता है। बाकी बाइकर गोली चलाते हैं तो बेन वापस छुप जाता है और ब्रैड कार रोक देता है। बाइक वाले कार से टकराते हैं और ब्रैड दोनों को खत्म कर देता है। इसके बाद ब्रैड बेन को शहर के बाहर उतार देता है और उसे एक बंदूक और अपने दोस्त एल्टन का पता देता है। थोड़ी ट्रेन यात्रा के बाद बेन एक नए होटल में छुप जाता है और टीवी पर अपनी नई टेप देखता है। उसे पता है कि नेटवर्क सब एडिट कर देगा, इसलिए इस बार उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग बनाई। बॉबी जेन की टेप भी दिखाता है जिसमें वह क्लब में पार्टी करती दिखती है। एक अंधे पुजारी का भेष बनाकर बेन टेप डालने होटल से बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ डाक वाला खड़ा होता है जिसे वह शक में लगता है। डाक वाला बेन के चेहरे को देखने के बहाने पास आता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, तो बेन उसे गिराकर उसके सिर पर मारता है और टेप बॉक्स में डालकर भाग जाता है। एक कार उसका पीछा करने लगती है, तो बेन जंगलों से होते हुए भागता है और चलती ट्रेन के पास पहुंचकर छलांग लगा देता है। डाक वाला गोली चलाता है, लेकिन बेन ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर कूदकर बच निकलता है। मेन पहुंचकर बेन खुद को विकलांग दिखाकर सड़क पर बैठे लोगों में शामिल हो जाता है जो शो देख रहे होते हैं। जेन को एक कसिनो में ढूंढ लिया जाता है। वह कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन 2 लड़के उसकी कार में आग लगा देते हैं और उसे मार डालते हैं। कुछ देर बाद बेन आखिरकार एल्टन से मिलता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन कहता है कि उसकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। एल्टन बेन को अपने गुप्त कमरे में ले जाता है, जहाँ वह सरकार के खिलाफ गुप्त समाचार पत्र छापता है। एल्टन बताता है कि पूरा देश डीएनए पहचानने वाली स्ट्रीट लाइट से भरा है, इसलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके पिता ने कोल्ड वॉर के समय एक बंकर बनाया था और एल्टन चाहता है कि बेन वहीं छुपकर आखिरी दिन तक टिक जाए। फिर वह बेन के चेहरे वाला अखबार छापकर क्रांति शुरू करेगा। बेन रात उस छुपे कमरे में बिताता है और अपनी टेप रिकॉर्ड करता है। सुबह जब वह उसे जमा करने निकलता है तो एल्टन की माजू उसे देख लेती है। वो उसे तुरंत पहचान लेती है और मोहल्ले में शोर मचाने की कोशिश करती है, इसलिए एल्टन उसे रोक देता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये मौका उसके पिता का बदला लेने का है, इसलिए वो खुद ही पुलिस को खबर कर देता है। थोड़ी देर में पूरा घर पुलिस से घिर जाता है और गोलियां दीवारों को चीर कर अंदर आने लगती हैं। एल्टन की माँ पुलिस को बताने की कोशिश करती है कि वे लोग कहाँ छिपे हैं, लेकिन एल्टन उसे बंद करके अपने लगाए हुए जाल चालू कर देता है। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, एल्टन फर्श पर पड़े बिजली के तारों पर पानी डाल देता है, जिससे कुछ ऑफिसर करंट लगने से गिर जाते हैं। फिर एल्टन और बेन एक गुप्त कमरे की दीवार तोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन एल्टन का दूसरा जाल उन पर केमिकल फेंक देता है और आग लग जाती है। सीढ़ियों में भी जाल लगा होता है, जिससे लकड़ी टूटकर पुलिस नीचे गिर जाती है। इसके बाद एल्टन बेन को बाथरूम में ले जाता है, जहां वे एक पाइप के सहारे नीचे फिसलकर दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। वहां एल्टन फर्श में बने एक गुप्त दरवाजे को खोलता है और दोनों एक टनल में उतर जाते हैं, लेकिन टनल में एक शिकारी पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो एल्टन को चाकू मार देता है और बेन पर हमला कर देता है। लड़ाई में बेन का हाथ कट जाता है, लेकिन वो हथियार छीन लेता है। फिर एल्टन मौका देखकर शिकारी के पैर पर वार करता है और उसे गिरा देता है। तभी शिकारी के पास डैन का फोन आता है, जो बेन से बात करना चाहता है। डैन बताता है कि वे पूरी घटना नकली बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से बने नकली लोग असली लोगों जितने मनोरंजक नहीं लगते। फिर वह कहता है कि बेन शिकारी को मार दे ताकि ड्रोन फुटेज बेहतर रेटिंग दे सके, पर बेन शिकारी को नहीं, ड्रोन को गोली मार देता है। इसके बाद एल्टन और बेन एक गाड़ी में बैठकर दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जंगल में पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगता है। एल्टन बेन को कहता है कि वो उसे छोड़कर आगे भाग जाए, लेकिन तभी स्नाइपर एल्टन के सिर में गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब 2 शिकारी बेन को घेर लेते हैं, लेकिन वे उसे मार नहीं सकते क्योंकि आदेश है कि उसे जिंदा पकड़कर लाइव टीवी पर मारना है। बेन गाड़ी में भरे विस्फोटकों का फायदा उठाता है और पुल की ओर गाड़ी तेज चला देता है। आखिरी पल में वो छलांग लगा देता है और गाड़ी टकराकर जोरदार धमाके से फट जाती है। बेन नदी में गिरता है और उसके कंगन ने उसे एक शिकारी को मारने का बोनस दे दिया होता है। काफी देर तक छिपते छुपाते हुए बेन आखिरकार उस बंकर तक पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि सरकार ने उसे तोड़कर वहां नई सिटी बनाने की तैयारी कर दी है। वो एक छोड़े गए घर में रात बिताता है और अपने परिवार का सपना देखकर फिर से लड़ने का हौसला जुटाता है। सुबह पुलिस वहां पहुंचती है और उसे सिर्फ बेन की रिकॉर्ड की हुई टेप मिलती है, जिस पर लिखा होता है यू मेल इट। इसके बाद बेन सड़क पर पहली कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और अमीलिया को तेज ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है। ड्रोन और पुलिस लगातार
लगातार पीछा कर रही होती हैं। काफी पीछा छुड़ाने के बाद गाड़ी का AI हैक हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तभी दो बदमाश उन्हें पकड़ने आते हैं, लेकिन एक ड्रोन उन्हें गोली मार देता है। मतलब डैन चाहता है कि बेन जिंदा रहे ताकि शो की रेटिंग बढ़े। टीवी पर एक नकली वीडियो दिखाया जाता है जिसमें अमीलिया मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तब जाकर उसे बेन की बात सच लगने लगती है। आगे रास्ते में उन्हें कई लोग मिलते हैं जो उनका समर्थन कर रहे होते हैं। फिर रास्ता शिकारी नेता द्वारा रोक दिया जाता है। वहाँ कई ड्रोन फिल्म बना रहे होते हैं, इसलिए बेन नकली बम दिखाकर धमकी देता है कि अगर उसे प्लेन और 2 पैराशूट नहीं दिए गए तो वह सारे लोगों को उड़ा देगा। आदेश मिलता है कि उसकी बात मान ली जाए। एयरपोर्ट पहुंचकर बेन शिकारी नेता को मास्क उतारने को कहता है और कैमरा उसके चेहरे को कैद कर लेता है। बेन को समझ आ जाता है कि प्लेन के पायलट भी शिकारी हैं, इसलिए वह धमकी देता है कि प्लेन को कनाडा ले जाएं, वरना वो बम उड़ा देगा। उड़ान के दौरान झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन अमीलिया बम से डरी हुई एक्टिंग करके सबको शांत कर देती है। तभी डैन स्क्रीन पर आकर बताता है कि उन्होंने प्लेन स्कैन कर लिया है और उन्हें पता है कि कोई बम नहीं है। शिकारी नेता बेन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन पायलट भी उस पर बंदूक तान देते हैं क्योंकि डैन चाहता है कि उसकी मौत शो में मजेदार दिखे। डैन बेन को प्राइवेट कॉल पर एक डील देता है, अगर वो दोनों पायलट और एवन को मार दे तो वो खुद शिकारी बनकर हर साल करोड़ों कमा सकता है, लेकिन बेन इनकार कर देता है। डैन गुस्से में बेन के परिवार की हत्या का वीडियो दिखाता है। बेन टूट जाता है और स्क्रीन तोड़ देता है। अमीलिया जब वीडियो देखती है तो उसे भी पता चलता है कि शिकारी नियम तोड़ रहे हैं, इसलिए अब पूरा पब्लिक बेन के पक्ष में आ जाता है। लड़ाई के दौरान प्लेन के कंट्रोल गड़बड़ा जाते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। काफी मुश्किल लड़ाई के बाद बेन किसी तरह अपनी बंदूक वापस हासिल कर लेता है और दोनों हंटर्स को सिर में गोली मार देता है। इसके बाद ड्रोन रिमोट पायलट चालू कर देता है और प्लेन फिर से ठीक तरह उड़ने लगता है। फिर बेन इवन को ढूंढता है जो एक छिपे हुए हैच में छिपा होता है और अचानक बेन पर हमला कर देता है। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और बेन इवन का सिर पकड़कर उसे शीशे पर मार देता है। इवन टूटा हुआ शीशा उठाकर बेन के पेट पर वार करता है और बताता है कि वह भी पहले एक प्लेयर था। वो 29 दिन तक जिंदा रहा था, इसीलिए नेटवर्क ने उसे हंटर बनने का ऑफर दिया ताकि वो खेल जीत न सके। इवन कहता है कि नेटवर्क जरूरत पड़े तो किसी के परिवार को भी टॉर्चर कर सकता है, यानी बेन को दिखाया गया फुटेज भी फेक था। जब इवन बेन को गोली मारने ही वाला होता है तभी अचानक प्लेन मुड़ जाता है और उसकी गोली चूक जाती है। गोली खिड़की में लगती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। इवन फिर हमला करता है, लेकिन बेन को पता चलता है कि उसके पास पैराशूट है। वो रस्सी खींचता है और पैराशूट टूटी खिड़की में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन इवन को चाकू से मार देता है। इसके बाद बेन अमीलिया को एक बैग देता है जिसमें एलियट की रिबेल न्यूज़लेटर्स होती हैं। फिर वो दरवाजा खोलकर उसे कूदने को कहता है। ड्रोन उसका पीछा करता है तो अमीलिया उसे गालियां देती है और न्यूज़लेटर्स हवा में उड़ा देती है ताकि सब जगह फैल जाए। टीवी पर डैन घोषणा करता है कि बेन नया हंटर बन गया है, लेकिन बेन कैमरे से बात करते हुए सच बताता है कि नेटवर्क लोगों को बेवकूफ बना रहा है और असली रास्ता है कि लोग ये शो देखना बंद करें और उन लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों जो सब कंट्रोल करते हैं। उसका भाषण बीच में ही काट दिया जाता है और डैन वीडियो को ऐसे एडिट करता है कि बेन पागल लगे। लोग टीवी पर देखते हैं कि प्लेन स्टेशन की तरफ उड़ते हुए हवा में फट जाता है। कुछ समय बाद ब्रैड शो का एनालिसिस करता है और बताता है कि कहानी में बहुत सी गलतियां हैं, यानी ये सच नहीं हो सकता। लोग गुस्सा हो जाते हैं और प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लेते हैं। असली फुटेज इंटरनेट पर लीक हो जाता है। बेन के भाषण और एलियट की न्यूज़लेटर्स की वजह से अब समाज नेटवर्क के खिलाफ हो जाता है। लोग बगावत शुरू कर देते हैं। ब्रैड ये भी पता लगाता है कि प्लेन की ऑटो इजेक्ट सीट गायब है, यानी बेन शायद जिंदा है। सुपरमार्केट में शीला और ठीक हुई कैथी खरीदारी करके बाहर आती हैं और चौंक जाती हैं। बेन वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। टीवी स्टेशन में बॉबी गुस्साई भीड़ को देखकर डर जाता है और नौकरी छोड़ देता है। डैन स्टेज पर आता है और लोग उस पर बम फेंकने लगते हैं। विद्रोही बिल्डिंग पर कब्जा कर लेते हैं और हर तरफ हंगामा हो जाता है। डैन भागने की कोशिश करता है लेकिन तार में फंसकर गिर जाता है। तभी आग और धुएं के बीच से बेन निकलता है और उसके सिर में गोली मार देता है और इसी के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है। इसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।